अधिनियम का बेयर एक्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम चैप्टर 3 से छोड़े थे, है ना। चैप्टर 4 का बेयर एक्ट करेंगे। इसका बेयर एक्ट पूरा होने के बाद ही संविदा अधिनियम का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा संविदा क्या है, उसके आवश्यक तत्व, जैसे प्रपोजल, प्रस्ताव कर किया जाता है, फिर उसको स्वीकृत किया जाता है, फिर उसमें प्रतिफल दिया जाता है। ये सब विधिक तरीके से किया जाता है। अगर विधिक तरीके से हो तभी संविदा मान्य होती है। कुछ जगह पर बिना प्रतिफल के भी संविदा मान्य होती है, जैसे नैसर्गिक प्रेम इत्यादि में, है ना। ये सब हमने पढ़ा है। नाउ इन संविधाओं का पालन कैसे कराया जाएगा, तो किस चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर 4 में, ठीक है। क्योंकि संविदा करने के बाद संविदा बाध्यकारी होगी, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज को बाध्यकारी नहीं बनाएंगे तो लोग संविदा करके आगे बढ़ जाएंगे। सेक्शन 37, देखो, अगर तुम लोग लल्लम नेट वगैरह के लिए जाने वाले हो, सबसे नॉर्मल, सबसे पहले लल्लम ही देख लो मास्टर के लिए लॉ में। तो तुमको सेक्शन तो पता ही होना चाहिए, और उस सेक्शन में क्या है, मतलब बेयर एक्ट पता होना चाहिए। संविधाओं संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता, संविदाओं, ठीक है। संविदा वही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके पक्षकार होंगे। भाई एक लोग संविदा करते नहीं है ना। तो संविदा करने के बाद आपसी जो बाध्यता होगी उसके बारे में सेक्शन 37 बात करता है। संविदा के पक्षकार को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्थापना करनी होगी। ओके, जब तक कि वे ऐसे पालन से इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफी न दे दी जाए। सो चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हम। ये बात कर रहा है कि जो संविदा के पक्षकार हैं उनकी बाध्यताएं कैसी होंगी, अर्थात संविदा का पालन कैसे कराया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन हम देख रहे हैं, सेक्शन 37, है ना। और ये कहता है कि संविदा के पक्षकार जो हैं, जो संविदा के पार्टीज हैं, जिन्होंने संविदा की है, उन्हें अपने अपने वचनों का पालन करना होगा। वचन क्या होगा, मान लो एक्स ने कहा है वाई से कि मैं तुम्हारे घर का नल बनाऊंगा, और वाई ने कहा है कि मैं तुमको 500 रुपए दूंगा। दोनों को एक एक प्रतिफल मिल रहा है, तो दोनों को, एक्स को अपना नल बनाना होगा, वाई को 500 देना होगा। तो दोनों को अपने वचनों का पालन करना होगा, या हो सकता है पालन ना करके प्रपोज कर दे कि मैं किसी और से करवा दूंगा, या वचन दे दे, या देखो क्या लिखा हुआ है, वचनों का पालन करना होगा, मतलब तुरंत कर सकते हैं, या करने की प्रस्थापना करनी होगी, या करने का वचन देना होगा कि मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो संविदा का पालन कैसे होगा, उस वचन का पालन करके या उस वचन का प्रस्थापना कर, ठीक है। चलो, ये हो गया। लेकिन कुछ छूट दी गई है। छूट ये है कि मान लो किसी पक्षकार को, भाई अब देखो, संविदा अधिनियम है, संविदा हुई है, कोर्ट में केस गया है। तुम इसको ऐसे देखो, एक्स और वाई का केस है, और केस गया है कोर्ट में, ठीक है। तो एक्स कह रहा है कोर्ट से कि वाई अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, इनको 500 रुपए मुझे देना था, नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट कह रहा है क्यों नहीं दे रहे, तुमको देना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें अपने वचन का पालन करना होगा। ये कहाँ लिखा है, 37 में। तो वाई क्या कहता है, सुनो। वाई कहता है, सर, उसके आगे भी तो कुछ लिखा है कि अगर किसी विधि के उपबंध के अधीन अभिमुक्ति या माफी दे दी गई है तो हमें अपने वचन का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी पक्षकार को किसी विधि के अधीन छूट मिल गई है, मान लो कि जो वो वचन था वो परिसीमा अधिनियम के अधीन आ गया है। परिसीमा अधिनियम क्या होता है, देखो, परिसीमा अधिनियम होता है किसी चीज को लागू कराने का एक समय होता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल तुम सिविल लॉ में केस करना चाहते हो, तो केस करने का एक टाइम होता है, कहाँ वर्णित है? परिसीमा अधिनियम में। तो विधि द्वारा छूट मिल गई है उसको, ठीक है। या हो सकता है कि एक्स ने ही कह दिया हो कभी किसी कारण से, या किसी व्यक्ति की किसी भी कारण से वाई को अपना वचन पालन करने से माफी मिल गई हो, ठीक है। तो अब वाई बाध्य नहीं है, मतलब कोई भी पक्षकार, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, तो ये दोनों किस में आएंगे? अपवाद, ठीक है। तो सामान्यतः कोई व्यक्ति, संविदा का पालन कैसे किया जाता है? पक्षकार अपने वचनों का पालन करता है या पालन करने की प्रस्तावना करता है, ठीक है। ओके, ऐसे ही व्यक्ति को अपनी संविदा पूर्ण करनी होगी। बट इसके अपवाद हैं, 2 अपवाद हैं। अगर किसी पक्षकार को किसी विधि द्वारा अपने वचन के पालन से मुक्ति दे दी गई है या किसी प्रकार की माफी दे दी गई है, तो वह पक्षकार अपने वचन के पालन से बाध्य नहीं है, तब भी संविदा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। वचन उसके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को आबद्ध करता है जब तक कि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत न हो। तो सेकंड पैरा क्या बोल रहा है? पैरा 2 क्या बोल रहा है? ठीक है, पैरा 2 कह रहा है कि वचन, पहले तो पक्षकार एक्स और वाई ने क्या किया है? एक्स ने वाई से संविदा की है कि मैं तुमको एक कार बेचूंगा, तो एक्स वाई को कार देगा, वाई एक्स को पैसा देगा, दोनों को एक दूसरे को एक प्रतिफल मिल रहा है, ठीक है। इन केस एक्स मर गया या इन केस वाई मर गया, ठीक है, वाई मर गया, तो क्या संविदा समाप्त हो जाएगी? नहीं। सेकंड पैरा कह रहा है कि किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर डेथ होने पर उसका जो विधिक प्रतिनिधि होगा, देखो यहाँ बच्चे की बात नहीं हो रही कि उसका बालक, उसका चिल्ड्रेन, उसकी पत्नी या कोई, यहाँ बात हो रही है विधिक प्रतिनिधि की। किसकी? विधिक प्रतिनिधि की। विधिक प्रतिनिधि हमेशा बच्चे बीवी नहीं होते। विधिक प्रतिनिधि हम पढ़ेंगे आगे, इसी लॉ तो है, ठीक है। विधिक, हाँ शायद सीपीसी में है। विधिक प्रतिनिधि वो व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, ठीक है। जैसे इस पक्षकार की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, समान अर्थ ये लो, ठीक है। तो अगर ये अब मर गया तो अब संविदा से कौन बाध्य है? उसका विधिक प्रतिनिधि। लेकिन हमेशा बाध्य नहीं होते, हमेशा बाध्य नहीं होते। सामान्यतः संविदा में अगर पक्षकार मर गया तो उसका विधिक प्रतिनिधि उस संविदा से बाध्य होता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे ना, यही लिखा है ना कि वचनदाता की मृत्यु हो जाने पर वचनदाताओं के प्रतिनिधियों, यहाँ विधिक प्रतिनिधि नहीं लिखा है, प्रतिनिधि लिखा है बस, ठीक है। चलो हम विधिक प्रतिनिधि बोल दिए, विधिक प्रतिनिधि, विधि हटा दे रहे हैं। विधि मतलब जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, मोस्टली वही शब्द आना चाहिए, लेकिन जो लिखा है वही लेते हैं, ठीक है। ओके, आबद्ध करता है। इसके आगे क्या लिखा है? जब तक, जहां जब तक आ जाता है, जब तक का मतलब होता है अपवाद। ये अपवाद बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्शन बताने की कोशिश कर रहा है। क्या अपवाद है? तथ्य प्रतिकूल कारण संविदा में प्रतीत न हो। तो प्रतिनिधि को बाध्य किया जा सकता है अगर कोई पक्षकार मर गया है उसकी जगह पे। बट मान लो कि एक्स, जो प्रतिनिधि था, एक्स था, इसने वाई से संविदा की थी, ठीक है। एक्स बहुत बड़ा पेंटर था, बहुत बड़ा, एक पेंटिंग का 50 करोड़ लेता था, ठीक है। इसने वाई से संविदा की थी कि मैं तुम्हारी शादी के लिए पेंटिंग बनाऊंगा, ठीक है, और करीब 80 करोड़ की पेंटिंग थी, ठीक है। बट पेंटिंग बनाने से पहले एक्स की मृत्यु हो गई, तो सामान्यतः क्या है? एक्स की मृत्यु होने पर उसका प्रतिनिधि बनाएगा। तो अब मान लो एक्स का प्रतिनिधि एन है, तो क्या अब एन पेंटिंग बनाएगा? नहीं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां संविदाएं हुनर पर आधारित होती हैं, ठीक है, ओके। हुनर पर, एक्स बहुत बड़ा पेंटर था,
ठीक है, बहुत बड़ा विषय गया, तो उसकी मृत्यु होने पर उसका प्रतिनिधि कोई भी पेंटिंग नहीं बनाएगा, बल्कि यह संविदा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जो वहां शब्द लिखा था, जब तक कि संविदा में तत्प्रतिकूल कारण प्रतीत न हो, तो संविदा में कारण प्रतीत हो रहा है ना, अपवाद क्या हो गया, तत्प्रतिकूल कारण। तो ऐसा ही कुछ कारण होगा ना, मान लो संविदा में लिखा है कि फला व्यक्ति ही पेंटिंग बनाएगा, देखो यहाँ कुछ तो हम गलत लिखे हैं, तत्प्रतिकूल। ठीक है, जब संविदा में लिखा है कि एक्स ही पेंटिंग बनाएगा और एक्स मर गया, तो संविदा समाप्त हो जाएगी। ओके ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति संविदा करते हैं उनको उनको उस संविदा में दिए हुए वचन को पालन करना ही होगा। ठीक है, बट इसके दो अपवाद हैं। पहला कि विधि के द्वारा उनको क्या कर दिया गया हो, कुछ छूट दे दी गई हो, या किसी प्रकार की माफी उन्हें मिल गई हो। ओके, अगर वह पक्षकार मर जाता है तो उसका प्रतिनिधि, अगर वह पक्षकार मर जाता है तो उसका प्रतिनिधि उस संविदा से बाध्य हो जाता है। ठीक है, उसको उस वचन का पालन करना होगा, बट अपवाद ये है कि कोई प्रतिकूल कारण प्रतीत ना हो, जैसे कि हुनर, है ना। ओके, अब एग्जाम्पल देखो। ए 1,000 रुपए का संदाय किए जाने पर बी को अमुक दिन माल प्रदत्त करने का वचन देता है। ए उस दिन से पहले ही मर जाता है। ए के प्रतिनिधि बी को माल प्रदत्त करने के लिए आबद्ध है और का के प्रतिनिधियों को बी 1,000 रुपए देने के लिए आबद्ध है। ओके, तो एग्जाम्पल ए बात कर रहा है, एग्जाम्पल ए बात कर रहा है कि ए ने बी से संविदा की, ठीक है, कि अगर तुम मुझे इतनी तारीख को, मान लो एक्स तारीख को माल दे दोगे, माल मतलब कोई सामान, गुड्स, ठीक है, तो सामान देने के बाद मैं तुमको इतनी तारीख को 1,000 रुपए दे दूंगा। ओके, संविदा हो गई। ठीक है, नाउ एक्स तारीख आने से पहले ही जब बी को क्या करना है, एक कलर और कुछ ले लेते हैं, लाइट कलर ही लेते हैं, कुछ तो लाइट कलर होगा जरूर। दिख ही नहीं रहा कोई लाइट कलर, तो छोड़ो, नहीं दिख रहा तो इसी में से कुछ लेते हैं, देखते हैं, दिख रहा होगा ब्लू कलर, है ना। जिस दिन बी को एक्स को एक माल देना था, उस दिन या उसके बाद जब भी, ठीक है, ए की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक, ए की क्या हो गई, डेथ हो गई। नाउ अब जो हमने पढ़ा था, क्या बी माल देने के लिए बाध्य है, हाँ, बी माल देने के लिए बाध्य है। कैसे, किसको देगा, ए की तो डेथ हो गई है, तो ए का प्रतिनिधि कोई होगा, मान लो सी। बी बाध्य है कि वो माल किसको दे, सी को दे एक्स तारीख तक, और यह प्रतिनिधि भी बाध्य है कि वो बी को क्या दे, 1,000 रुपए, क्योंकि इसमें कोई पर्सनल हुनर नहीं चल रहा है। ठीक है, और ये संविदा इस तरह लागू कराई जाएगी बाध्य तरीके से। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। ए अमुक कीमत पर अमुक दिन बी के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन देता है, का उस दिन से पहले ही मर जाता है। यह संविदा ए के प्रतिनिधियों द्वारा या बी द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती। इसको जस्ट हमने एग्जाम्पल देखा, फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ए बी में संविदा होता है कि ए बी के लिए एक चित्र बनाएगा, ठीक है, रंग चित्र, कलर वाला पेंटिंग। ठीक, नाउ पेंटिंग बनाने से पहले ए की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ओके, पैसा मिल रहा था 80 करोड़, 80 करोड़ मतलब कुछ पैसा मिल रहा था, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ए के प्रतिनिधि सी है, ये सोचता है कि अगर मुझे चित्र बनाने को मिल जाए तो मुझे पैसा मिलेगा, तो ये बी के खिलाफ केस कर देता है संविदा को लागू कराने के लिए कि सर पेंटिंग मैं बना देता हूं, मैं तो एक विधिक प्रतिनिधि हूं, मुझे पैसा मिल जाए, कुछ कम ही सही। कोर्ट कहता है नहीं, जो क्वालिटी की
संविदा इनसे हुआ था, इनके हुनर, इनकी क्वालिटी के लिए हुआ था, आपके नहीं, आप नहीं लागू करा सकते। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या है, ए जो है सी जो है ए का विधिक प्रतिनिधि है, ए की तो मृत्यु हो गई। बी कहता है कोर्ट से कि सर ए तो मर गए हैं, बट उनका प्रतिनिधि सी जिंदा है, आप कहिए कि यही मेरी पेंटिंग बना दें, जबकि सी नहीं बनाना चाहता, सी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, तो बी भी ये संविदा लागू नहीं करा सकते, क्योंकि संविदा हुनर के आधार पर थी और जिस पक्षकार के बीच में हुई थी वही लागू करा सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि समझ में आया। उसको इरेज करते हैं पूरा। एक सेक्शन हम लोग लेते हैं 10-15 मिनट, लेकिन अच्छे समझते हैं। ओके, लंबे लंबे सेक्शन है। सेक्शन 38, पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। वाह, पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। जबकि वचनदाता ने वचन ग्रहिता, मतलब वचनदाता यहाँ जो प्रस्ताव करता है, ठीक है, वचन ग्रहिता जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, ने पालन की प्रस्थापना की हो। ठीक है, वाह इतनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी पढ़ के हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमको लगता है इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन रखना पड़ेगा बगल में। ठीक है, जब तक कि किसी वचनदाता ने वचन ग्रहिता से पालन की प्रस्थापना की हो और वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित नहीं की गई हो, ठीक है, तो प्रपोजी ने जिसने प्रस्ताव किया है, देखो एक्स ने वाई से प्रस्ताव किया था, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा एग्जाम्पल दें, अब समझ नहीं आ रहा, इतना सारा एग्जाम्पल हो गया है दिमाग में। मैं तुम्हें अपनी कार बेचूंगा, ठीक है, तो ये प्रस्तावक है। वचनदाता, वचनदाता शब्द क्यों यूज हो रहा है बार बार, क्योंकि देखो वचनदाता वचन ग्रहिता होता है, और जब वचन दाता का वचन ग्रहिता एक्सेप्ट कर लेता है, तब प्रस्थापक और स्वीकृति कहलाती है। कंफ्यूज ना हो इसलिए नहीं बोल रहे। ठीक है, एक से जो बोल रहा है वाई को, मैं तुमको अपनी कार बेचूंगा, ठीक है, इसने प्रस्थापना के लिए वाई को बोला, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, इसने अपना जो वचन दिया है उसको वापस नहीं लिया, ठीक है, ओके, और वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित नहीं है, प्रतिग्रहित का मतलब होता है वापस लेना, ठीक है, तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है, और न उत्तर द्वारा वह संविदा के अधीन अपने अधिकारों को खो देता है। कुछ तो गड़बड़ पढ़ा है हमने, ठीक है, पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट, मुझे इसका इंग्लिश ट्रांसलेट लिखना, ठीक है, थोड़ा सा इसको पतला कर दें पेन को। ओके, तो सबसे पहले वचनदाता है जो प्रपोजल करता है, ठीक है, और वचन ग्रहिता है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति हो गया। प्रपोजल करता ने प्रपोजल एक्सेप्ट करता से, ठीक है, कुछ प्रपोजल किया था और उसको वापस नहीं लिया है, प्रतिग्रहित नहीं किया है, ठीक है, जब उसने प्रतिग्रहित नहीं किया है तो वचनदाता जिसने वचन दिया था अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है, और न तद द्वारा वह संविदा के अधीन अपने अधिकारों को खो देता है, ठीक है, तो प्रपोजल कर्ता ने एक्सेप्टर्स को कुछ वचन दिया था, ओके, जब संविदा होने लगी तो एक्सेप्टर ने कहा कि तुम जो है ये, मतलब हेडिंग में क्या कह रहा है, हेडिंग जो बोल रहा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है, अब इंग्लिश ट्रांसलेशन बाद में देखेंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम सही कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्टर ने कहा होगा कि तुम अपना प्रपोजल वापस ले लो, प्रस्तावक ने मना कर दिया कि मैं अपना प्रपोजल वापस नहीं लूंगा। जब मैं एक्स ने वाई को कार बेचने को कहा तो वाई ने हाँ बोल दिया, संविदा पूर्ण हो गई ना, अब संविदा लागू कराई जा सकती है। वाई एक्स से कह रहा है कि तुम अपनी संविदा वापस ले लो, अगर वापस ले लोगे तो मैं बाध्य नहीं रहूंगा, तुम संविदा लागू नहीं करा सकते, बट ये मना कर दे रहा है, ओके, ये मना कर दे रहा है कि मैं वापस नहीं लूंगा, मैं कार तुमको ही बेचूंगा। अगर ऐसा यह करता है तो यह
संविदा के पालन न होने पर का पालन नहीं होता है तो प्रस्तावक जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, ऐसी हर प्रस्थापना को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, वह असर्त ही होगी। अगर कोई भी प्रपोजल किया है तो असर्त होगा, हमने शुरू में ही देखा है। उसे उचित समय और स्थान पर ऐसी परिस्थितियों के अधीन करना होगा जो उस व्यक्ति को जिससे वह की जाए यह विनिश्चित करने का युक्तियुक्त अवसर मिल जाए कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह की गई है वह समस्त जिसे करने के लिए वह अपने वचन द्वारा आबद्ध है और वह उसी समय करने के लिए योग्य और रजामंद है। चलो, यदि वह प्रस्थापना वचन ग्रहीता को कोई चीज प्रदत्त करने के लिए हो तो वचन ग्रहीता को यह देखने का युक्तियुक्त अवसर मिलना ही चाहिए कि प्रस्थापित चीज वही चीज है जिसे परिदत्त करने के लिए वचनदाता अपने वचन द्वारा आबद्ध है। ये क्या बोल रहा है? एक्स वाई में संविदा हुई है, ये एक्सेप्टर है जिससे संविदा की गई है। एक्स वाई को कार बेच रहा है, ठीक है, उसके घर गया, कार उसके गेट पे खड़ा किया, घर में उसे बोला पैसा दो, पैसा लेकर जाने लगा। वाई कहता है रुको, तुम ऐसे पैसा लेकर नहीं जा सकते। 38(3) बोलता है कि मुझे युक्तियुक्त समय मिलना चाहिए ताकि मैं उस कार को देख सकूं कि जिस कार के लिए हमने संविदा की थी तुम वही लेकर आए हो। उसका जो तुमने मुझे बताया था कि गाड़ी सही से चलती है, इसके सब कल पुर्जे सही हैं, सब ठीक है कि नहीं। ठीक है, दोनों पक्षकारों को ये मिल सकता है वैसे। ठीक है, एक्स अगर वाई को बेच रहा है तो वाई भी तो एक्स को कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। तो वाई को टाइम मिल जाएगा कार चेक करने का और एक्स को टाइम मिल जाएगा पैसा चेक करने का। ठीक है, कई संयुक्त वचन ग्रहीताओं में से एक से कई की गई प्रस्थापना से विधिक परिणाम वे ही हैं जो उन सबसे की गई प्रस्थापना के हैं। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करता वचन ग्रहीता ढेर सारे व्यक्ति हैं, मान लो यहाँ वाई अकेला था, मान लो 3-4 लोग मिलकर कार खरीद रहे थे, वाई जेड एफ एम। ठीक है, तो जो अधिकार वाई को मिलता वही वाई जेड एफ एम सबको मिलता। ओके, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी उसके भांडागार में विशिष्ट क्वालिटी की रुई 100 गांठें 1873 की मार्च की पहली तारीख को परिदत्त करने की संविदा कासे करता है। देखो 1873 इतना पुराना क्यों है? क्योंकि संविदा अधिनियम है 1872 का है। ठीक है, इस उद्देश्य से कि पालन की ऐसी प्रस्थापना की जाए जिसका प्रभाव वह हो जो इस धारा में कथित है। का को वह रुई नियत दिन खा के भंडागार में ऐसी परिस्थितियों में अधीन लानी होगी कि खा को अपना यह समाधान कर लेने का युक्तियुक्त अवसर मिल जाए कि प्रस्थापित चीज उस क्वालिटी की रुई है जिससे संविदा की गई थी और यह 100 गांठें हैं। ओके, तो एक बी है वो ए से संविदा करता है कि मैं तुमको 100 गांठ रुई 1 मार्च 1873 की सुबह दूंगा। ठीक है, ओके, आ गया 1 मार्च 1873 की सुबह। रुको तुमको व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे दिखाते हैं। ए है, बी से संविदा करता है कि मैं तुमको कल सुबह 100 गांठ रुई दूंगा। ठीक है, बी को थोड़ी सी इमरजेंसी थी। ए क्या किया, सुबह लेकर पहुंचा 100 गांठ और बी को 100 रुपए देकर जाने लगा। सॉरी, 100 गांठ रुई देकर जाने लगा, पैसा लेकर तुरंत कि पैसा दो मुझे जल्दी है। और 100 गांठ रुई को 50 लेयर कवर में बांध कर लाया है कि अगर उसको इंसान फाड़ के देखे तो 2 घंटा लगे। ठीक है, और उसको पैक ओपन करके देखे तो 2 घंटा लगे। ठीक है, तो कह रहा है ठीक है 2 घंटा लगे तो लगे, ये सेक्शन बोल रहा है 2 घंटा लगे तो लगे। आप या तो गांठ को ऐसी परिस्थिति में लाते, रुई को ऐसी परिस्थिति में लाते कि बी आसानी से उसको देख सकता। अगर आप नहीं लाए हैं तो आप
ऐसी परिस्थितियां बनाओगे कि बी को मुआयना करने का पर्याप्त समय मिल सके। ठीक है, कुल मिला के दोनों क्वालिटी चेक करने का सामने वाले को समय मिल सके, बिल्कुल जैसे हमने कार वाले में देखा था। ठीक है, कि जो चीज बी ने एक ऑर्डर की थी उसको वही मिली है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो क्या होता है, तुरंत तो देकर चला जाता है ना, रुकता तो है नहीं हमारे लिए। इसीलिए ऑनलाइन में हमें क्या रहता है, वापस करने का विकल्प रहता है, और जिसमें नहीं रहता वहां लिखा रहता है। ठीक है, पर दुकान वगैरह में वापस करने का विकल्प नहीं रहता, तो दुकानदार ले लेते हैं। बाकी दुकान वगैरह पे अगर दुकानदार मना कर दे वापस लेने का, अगर हम दुकान से खरीद के लाए हैं, दुकानदार मना कर दे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेक्शन 38 हमें ऑलरेडी टाइम दिया था कि अपना सामान खरीदते समय हमें क्या करना चाहिए। संविदा करते समय हम सामान खरीदने की संविदा कर रहे हैं तो उसको सही से चेक करें। नाउ अब हम ये नहीं कहेंगे कि दुकान से सामान खरीदे हैं तो वो संविदा अधिनियम में आएगा, क्योंकि वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। ठीक है, और वहां पे एक मैक्सिम है, क्रेता सावधान का नियम, जो कहता है कि अगर आप कोई सामान दुकान से खरीद रहे हो तो ये आपकी ड्यूटी है कि उस सामान का ध्यान दो। ठीक है, अगर आपने ध्यान से नहीं खरीदा, बस लेकर चले आ रहे भैया दोस्त आ रहे हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे, तो बाद में अगर आपके सामान में गड़बड़ी है तो आप जिम्मेदार होंगे, दुकानदार नहीं। ठीक है, वचन का पूर्णता पालन करने से पक्षकार के इनकार कर। हमको सेक्शन 38 का पैरा फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूजन हुआ है, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ किए होंगे। ठीक है, बट पैरा थर्ड हमने सही पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा हिंदी होने पर ना हम खुद कंफ्यूज होते हैं। ओके, 39, वचन का पूर्णता पालन करने से पक्षकार के इनकार का क्या प्रभाव होता है। नाउ ये सारे सेक्शन तुम लोग को अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि जो अभी तक संविदा के संविदा हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये बात ही बात थी कि संविदा कैसे बन रहा है, मतलब पहले की बात थी। नाउ केस जब कोर्ट में जाता है, अगर तुमको वकालत करनी है तो इसलिए जाता है कि सामने वाले ने संविदा हुई है, देखिए सर हमारे पास कागज है, लेकिन ये पालन नहीं कर रहे हैं, देखिए, है ना। तो कौन सी धारा में नहीं पालन कर रहे हैं। मान लो दो पक्षकारों में संविदा हुई है और कोई एक पक्षकार है आधे वचन का पालन करने के लिए मान गया, बट आधे संविदा में जो उसने वचन दिया, मान लो उसने ढेर सारा वचन दिया, ठीक है, 2-4 वचन का पालन कर रहा है, 2-4 वचन का पालन नहीं कर रहा है। क्या मतलब इसका भी हम दिखाते हैं। पहले हम लोग बेयर एक्ट देख लें, फिर हम दिखाते हैं क्या मतलब इसका। ठीक है, वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार का प्रभाव। जबकि किसी संविदा एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो, या ऐसा पालन करने, एक मिनट बेटा, करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया हो, तब वह वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सकेगा यदि उसने उसको चालू रखने को शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी उपामति संज्ञापित न कर दी हो। पहले हम लोग एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, फिर हम तुमको एलिमेंट समझा देते हैं। थोड़ा सा हम बोले ना, इसका हाथ आज मैं डेस्क पर नहीं हूं तो मेरा हाथ से पेन से नहीं जा रहा। ठीक है, एक पक्षकार, दो पक्षकार होते तो एक पक्षकार ने क्या किया, मतलब दूसरा पक्षकार तो अपने वचन का पालन कर रहा है, एक पक्षकार क्या कर रहा है, पूर्णतः पालन करने से अपने वचन का इनकार कर दिया, नहीं करूंगा, मैं संविदा का पालन ही नहीं करूंगा, या ऐसा पालन करने के लिए अपने आप को क्या कर लिया है, निर्योग्य बना लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संविदा हुनर पर आधारित है, क्योंकि अगर खुद निर्योग्य बना लिया, अगर खुद को निर्योग्य बना लिया तो उसके क्या हो जाते, प्रतिनिधि द्वारा लागू कराया जा सकता था, लेकिन अगर खुद को निर्योग्य बनाने पर संविदा प्रभावित हो रही है, इसका मतलब हुनर पर आधारित संविदा होगी। जब वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सकेगा यदि उसने उसको चालू रखने को शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा संज्ञापित न कर दिया हो। सेक्शन 39 है। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ना, इसकी जरूरत तो है नहीं, इरेज कर
सेक्शन 39 राइट। सेक्शन 39 कह रहा है कि संविदा के पक्षकार है, मान लो कि दो पक्षकार होते हैं, ठीक है, दो पक्षकार होते हैं, पक्षकार 1, क्या हो रहा है ये, ठीक है। इसीलिए डेस्क पर बैठ के पढ़ाने में सही रहता है ज्यादा। एक पक्षकार है और ये पक्षकार 2 हो गया, ठीक है, दो पक्षकार हो गए, मिनिमम ले रहे हैं हम, ठीक है। इसने क्या किया है, संविदा का या तो क्या किया है, पालन करने से पूर्णतः मना कर दिया है, ठीक है, कि नहीं मैं संविदा का पालन ही नहीं करूंगा, या संविदा का पालन करने के लिए खुद को निर्योग्य बना लिया है। निर्योग्य मतलब, इसका मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लो संविदा किसी पेंटर से की गई हो और दोनों हाथ ही अपना काट ले, ठीक है, निर्योग्य बना लिया। तो जब स्वयं को निर्योग्य बना ले रहा है तो वहां पे हम प्रतिनिधि द्वारा वो कार्य नहीं करा सकते, ठीक। जबकि इस पक्षकार ने संविदा का पालन कर दिया या पालन करने को तैयार है, ठीक है, बट चूंकि इसने मना कर दिया है या स्वयं को निर्योग्य बना लिया है, तो इसके पास अब क्या ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन है कि इसके पास ऑप्शन है कि संविदा का या तो अंत कर दे, संविदा को क्या कर दे, अंत कर दे, ठीक है। संविदा को अंत करने का मतलब ये होगा, संविदा का अंत करने का मतलब ये होगा कि संविदा समाप्त हो जाएगी और इसको किसी प्रकार की जिम्मेदारी मतलब क्षति जो भी संविदा के लिए सेक्शन 65 में हम पढ़ेंगे संविदा अधिनियम के, जो भी हमको क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है जो पक्षकार संविदा का पालन नहीं करता, उसके लिए ये पनिशमेंट नहीं पाएगा बल्कि ये बाध्य होगा, ठीक है। नाउ हो सकता है इसका अपवाद, अब इसका अपवाद भी दिया हुआ है, इसका अपवाद भी दिया था। अपवाद क्या था कि अगर यह व्यक्ति अपने आचरण द्वारा या ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, अपने आचरण द्वारा या शब्दों द्वारा उस संविदा को क्या कर सकता है, चालू रख सकता है। शब्दों द्वारा क्या कर सकता, रख सकता है, संविदा को चालू रख सकता है, मतलब समाप्त नहीं कर सकता, ठीक है। पहले इसको तुम लोग को थोड़ा सा बता दें फिर से। 39 सेक्शन बोलता है कि संविदा में कोई पक्षकार है, एक पक्षकार तो पूरे संविदा को पालन के लिए तैयार है, बट दूसरा पक्षकार संविदा का पालन करने से पूर्णतः या तो मना कर दे रहा है या किसी कारण से निर्योग्य हो गया है, चाहे स्वयं खुद को निर्योग्य कर लिया है या किसी कारण से, बीमारी के कारण से अब वो संविदा का पालन नहीं कर सकता, तब दूसरे पक्षकार के पास ये विकल्प है कि वो उस संविदा को क्या कर दे, समाप्त कर दे, ठीक है। बट अगर वो चाहे तो बोले कोई बात नहीं, मुंह से बोलकर या अपने आचरण द्वारा, आचरण द्वारा मतलब कि प्रतिफल देकर, दोबारा प्रतिफल देकर, जो भी व्यवहार द्वारा उस संविदा को चालू रख सकता है। तो ये तो सेक्शन 39 बोल रहा था, ठीक है। नाउ इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो और अच्छे से तुमको समझ में आएगा, ओके। ये एग्जाम्पल बहुत याद रखना, देखो ये गायिका वाला एग्जाम्पल बहुत जरूरी याद रखना, ये आगे भी 2-3 जगह आएगा, ठीक है। मतलब सेम एग्जाम्पल नहीं है, अलग अलग, लेकिन गायिका का ही करके आएगा, प्लस लॉ जुडिशरी वगैरह में ये एग्जाम्पल पूछा गया है, सिर्फ एग्जाम्पल दे देते हैं, पूछते हैं तो अपना फैक्ट बताओ, ठीक है। एक गायिका है, एक गायिका है ए, एक नाट्यगृह के प्रबंधक बी से अगले 2 महीने के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और बी उसे हर रात के गाने का 100 रुपए देने का वचनबद्ध है। छठी रात को का नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है, ख संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। फिर से एक बार देख लो, ए एक गायिका है और बी क्या है, इसका एक नाटक घर है, ठीक है। तो जो गायिका है वो बी से कहती है कि मैं तुम्हारे नाटक घर में अगले 2 महीने तक
ठीक है। प्रति सप्ताह में, हर सप्ताह में 2 रात, प्रति सप्ताह में 2 रात, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, जिसमें एक सप्ताह में 7 रात होती है, जिसमें से 2 रात, ठीक है, तुम्हारे नाट्य गृह में गाने के लिए आऊंगी। ठीक है, इसका मतलब 5 रात तक अगर लगातार वो नहीं आ रही है तो छठवीं रात तो आएगी ही, है ना। और बी उसे हर रात के गाने का 100 रुपए देगा। तो यार हर रात ही गाने का 100 रुपए 1872 के हिसाब से, ठीक है, आज के हिसाब से 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी हो, ठीक है। क्या करती है वो, जानबूझकर जब एक दिन ये 2 रात वाला टॉपिक आता है तो एक रात को वो गायब हो जाती है, नहीं आती, गाना गाने जाती ही नहीं है। ठीक है, जानबूझ कर नहीं जाती, उसे कोई बीमारी नहीं है, कोई बिना किसी कारण से बस जाती ही नहीं है। ठीक है, अब बी के पास ये अधिकार है कि उस संविदा को समाप्त कर ले। ठीक है, तो यहां देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल है, एक डांसर है या गायिका, सिंगर बोल लो, ठीक है, गायिका है, और एक क्या है, नाटक गृह है, जहां डांस वगैरह गाना वगैरह चलता है, तो नाटक गृह हो गया, नाटक गृह। इसका मालिक है बी, और गायिका गायिका है ए। ठीक है, नाउ ए बी में संविदा होती है। क्या संविदा होती है, बहुत बड़ी गायिका होगी भाई, उस जमाने में 100 रुपए पा रही है ना, एक रात का, कि मैं हर हफ्ते में 2 दिन, तो एक हफ्ते में कितने दिन होता है, 7, उस 7 दिन में से 2 रातें मैं तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे नाटक गृह में गाना गाने आऊंगी। और बी संविदा हो रही है, ठीक है, बी कहता है मैं पर नाइट का जब तुम गाओगी तुमको 100 रुपए दूंगा। एक दिन ऐसा आता है जिस रात को इनको गाना गाने आना था, बट ये जानबूझकर नहीं गई, जानबूझकर। देखो, जानबूझकर शब्द मैंने इसलिए लिखा है कि मान लो बीमारी के कारण नहीं गई होती या किसी कारण से, तो वो थोड़ा अपवादिक स्थिति बना देता है, बट हम यहाँ पे क्लियर लिखेंगे जानबूझकर नहीं गई। अब भी अगर चाहे तो संविदा को समाप्त कर सकता है। देखो, तो अगर भी वैसे भी चाहे तो संविदा को समाप्त कर सकता है, बट उसके लिए कई प्रोसेस होते हैं। मान लो कि वो खुश नहीं है उसके परफॉर्मेंस से या कई अन्य कारण से, और अगर अपने मन से ही समाप्त कर देता तो इसको क्या देना पड़ता, संविदा भंग के लिए नुकसानी देनी पड़ती, वगैरह वगैरह। ठीक है, बट यहाँ पर अगर ये चाहे संविदा समाप्त कर ले और इसको किसी भी प्रकार की संविदात्मक दायित्व से बांधा नहीं जा सकता। ठीक है, ओके। तो ए एक गायिका है, बी से नाटक गृह का मालिक है, इनके बीच संविदा हुई कि 2 रात में तुम्हारे यहाँ हर हफ्ते में 2 रात में तुम्हारे यहाँ गाना गाऊंगी, और हर रात का मैं 100 रुपए तुम मुझे दोगे। एक रात वो जानबूझकर नहीं जाती है, अब भी कोई अधिकार है कि वो संविदा समाप्त कर सकता है। ओके, सो सिंपल। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखो। हाँ, बी, एक गायिका ए एक नाटक गृह के प्रबंधक बी से अगले 2 मास के दौरान में प्रति सप्ताह 2 रात उसके नाटक गृह में गाने की संविदा करती है। खा उसे प्रति रात 100 रुपए देने की दर से संदाय करने का वचनबद्ध है। छठी रात का जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। ठीक है, यहां तक तो यही वाला है ना, यहां तक तो यही वाला है कि एक रात वो जानबूझकर नहीं आती और फिर बी को यह अधिकार है कि वो संविदा समाप्त कर दे। लेकिन दिया है कि उसके बाद मान लो छठी रात को नहीं आती, लेकिन नेक्स्ट डे वो आती है, और नेक्स्ट डे जब आती है तो वो नाटक गृह के मालिक से अनुमति लेती है और गाना गाती है। ठीक है, नाउ खान ने संविदा को जारी रखने के लिए अपनी उपमति संज्ञापित कर दी है। उपमति मतलब सहमति, और अब वह उसका अंत नहीं कर सकता, किंतु छठी रात को के न गाने से उठाए हुए नुकसान के लिए वह प्रतिकर का हकदार है। ठीक है, देखो, ठीक है, थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं ताकि तुम लोग को कुछ और दिखा सकें। ठीक है, ओके, होप कि दिख रहा हो। देखो, अगर तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब पे चैनल पे छोटा दिखेगा तो तुम लोग, ओके,
तो यहां तक तो हमने देखा, ये इसका था, मना कर देती है, खुद को निर्योग्य बना देती है। अब देखो अपवाद का एग्जाम्पल दिखा रहा है। अपवाद का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बी। एग्जाम्पल बी क्या बोलता है कि जो गायिका है, देखो इसी में यहीं तक रहेंगे हम, हाँ? गायिका है, नाटक ग्रह, गायिका है, नाटक ग्रह के मालिक से संविदा करती है और कि 2 रात में गाऊंगी और 100 रुपए लूंगी, बट एक रात जानबूझकर वो नहीं आती। बी के पास अधिकार है कि वो संविदा समाप्त कर दे। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल कहाँ शुरू होता है? दूसरा एग्जाम्पल फिर वही कहानी है, ठीक है, लेकिन हम पूरी कहानी नहीं लेंगे। एक रात वो गायब रहती है, ठीक है, तो बी के पास अधिकार था कि वो संविदा को समाप्त कर सकता था, ठीक है ना। बट सेकेंड डे वो आती है, सेकेंड डे अपने मन से वो आ जाती है और बी से पूछती है कि क्या मैं गाना गाऊं, क्या मैं गाना गाऊं, ठीक है, गाऊं जो भी है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रही हूँ, ठीक है। देखो ये आचरण या शब्द द्वारा उस संविदा को फिर से लागू कर सकता है, ठीक है। चलो, क्या मैं गाना गाऊं, और बी क्या करता है, कहता है ठीक है जाओ गाओ, जाओ गाओ गाना, ठीक है। और ए क्या करती है, नाट्य गृह में गाना गाती है। अब देखो, जब वो नहीं आई थी तो बी के पास क्या अधिकार था? जब वो नहीं आई थी एग्जाम्पल ए में, तो बी के पास अधिकार था कि संविदा को समाप्त कर दे, संविदा को समाप्त कर दे, यही था ना। फिर एग्जाम्पल बी बोलता है, अब सेकेंड वो आई, सेकेंड डे जब वो आई तब बी की सहमति से उसने गाना गाया, तो बी की सहमति से उसने गाना गाया, इसका मतलब अब संविदा पुनर्जीवित हो गई है। ओके, क्यों? क्योंकि बी ने अपनी सहमति दे दी है। ये देखो, संविदा का अंत कर सकता है, लेकिन आचरण या शब्दों के द्वारा, आचरण या शब्दों के द्वारा उस संविदा को चालू कर सकता है। तो यहाँ वो बोलकर शब्दों के द्वारा क्या कर रहा है, संविदा को चालू कर दे रहा है। और जैसे ही वो संविदा को पुनः चालू कर रहा है, ठीक है, अब वह संविदा का अंत नहीं कर सकता, मतलब अंत करने का अधिकार समाप्त हो गया उसका। अब संविदा के अंत करने का अधिकार उसका समाप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि संविदा उसने पुनर्जीवित कर दी है। बट देयर इज समथिंग जो उसके पास है उपलब्ध, और क्या है वो, तो एक दिन नहीं आई थी वो, जिस दिन नहीं आई थी उसका क्या, एक दिन तो नहीं आई थी ना, मतलब सेकेंड डे आई और गाना गा रही है वगैरह वगैरह, बट जिस दिन नहीं आई है उस दिन उस नाटक गृह के मालिक को बहुत नुकसान हुआ होगा, क्योंकि 1872 में अगर वो किसी को 100 रुपए दे रहा है तो इसका मतलब उसको 1 लाख, 1000, 10,000 का फायदा होता होगा, है ना, 1000 या 10,000 का फायदा होता होगा। और अचानक वो नहीं आई तो उसके जो फैंस आए होंगे उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ नुकसान किया होगा, है ना, या उसके कारण से दूसरे दिन लोग कम हो गए होंगे। तो जो भी है उसके संविदा भंग के कारण नाटक गृह के मालिक को, मतलब बी को क्या हुआ होगा, इस दिन उसके ना आने के कारण बी को क्या हुआ होगा, नुकसान झेलना पड़ा होगा। तो अब बी क्या कर सकता है, ए से उस नुकसानी को प्राप्त करेगा, ठीक है, उस नुकसानी को प्राप्त करने का हकदार है। और कितनी नुकसानी हुई है इसका निर्धारण कोर्ट करता है तथ्य के आधार पर, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जाने देते हैं, बट अगर अगर उसको 10,000 का नुकसान हुआ है तो 10,000 का भी ले सकता है, बट हो सकता है कि बी फिर ना ही आए, है ना। बट नियम यही है कि बी को अधिकार है कि वो एक से उस नुकसानी को प्राप्त करे, ठीक है। ओके।
आगे कौन सा सेक्शन है? 40। ठीक है, देखो ये सेक्शन हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 36, 37, 38, 39 ये तीनों अपना एक में ग्रुप था। इसके बाद सेक्शन 40 से लेकर 44 तक, आई थिंक 45, 45 तक, ठीक है। ये अपने आप में एक ग्रुप है, और ये ग्रुप अपने आप में भी एक क्वेश्चन आंसर बना सकता है, ठीक है। ये देखो, संविदा का पालन किसे करना होगा, कौन संविदा का पालन करेगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन बन के आ गया तो तुमको 44 to 45 लिखना होगा, इसलिए ये सेक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो सेक्शन था 36 से 37, इसकी हेडिंग क्या थी? संविदा जिसका पालन करना होगा। ओके, तो इसके लिए आज इतना ही। ये हम कट कर रहे हैं, तुम लोग कुछ पूछना हो तो पूछो।